का दूसरा डायनेमो हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, डीसी डायनेमो कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, डीसी डायनेमो, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, डीसी जनरेटर कह सकते हैं। डीसी डायनेमो की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, वह डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा के रूप में परिवर्तित करता है। किसके रूप में परिवर्तित करता है, दिष्ट धारा के रूप में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर या डीसी डायनेमो कहते हैं। अब इसकी रचना की यदि हम यहाँ पे भाग देखें तो यहाँ पे हमें इसकी रचना के कितने भाग दिखाई देंगे, 4 भाग देखने के लिए मिलेंगे। कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग। पहला जो भाग होता है, पहले भाग को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्र चुंबक NS। क्या हो जाएगा, क्षेत्र चुंबक NS। क्षेत्र चुंबक NS में हमें वही लिखना है, इसमें शक्तिशाली नाल चुंबक NS होता है जिसके ध्रुव कैसे कटे होते हैं, अवतल के आकार के कटे होते हैं, यानी अवतलाकार कटे होते हैं। और क्षेत्र चुंबक NS के ध्रुव खंडों के मध्य कुंडली ABCD स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। डेफिनेशन पूरी सेम है। इसके पश्चात जो अपना जो दूसरा भाग होता है, दूसरे भाग में हम क्या कहते हैं, कुंडली या आर्मेचर ABCD। तो इसमें हम क्या कहेंगे, नरम लोहे के फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर कुंडली या आर्मेचर ABCD बनाया जाता है। भाषा वही है, ABCD बनाया जाता है, जो सर्पी वलय S1 S2। अब यहाँ पे सर्पी वलय को हम C1 C2 से शो कर रहे हैं, तो सर्पी वलय C1 C2 के साथ जुड़ी रहती है। इसके पश्चात तीसरा जो भाग होता है, तीसरा भाग हमारा यही होता है, सर्पी वलय C1 C2। तो यहाँ पे जो सर्पी वलय होते हैं, एक नया शब्द लग जाएगा। अभी हम AC डायनेमो में देख रहे थे, बिल्कुल गोल रिंग थी, यहाँ पर बीच से क्या कर दिया गया, उसको काट दिया गया, यानी ये हो गया सर्पी वलय। जब सर्पी वलय को बीच से 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो जो हमें सर्पी वलय, एक ये प्राप्त हो जाएगा और एक ये प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमें सर्पी वलय प्राप्त होते हैं उनको हम विभक्त सर्पी वलय कहते हैं। विभक्त वलय या दिक् परिवर्तक या विभक्त सर्पी वलय ऐसे कह सकते हैं। या तो हम उनको विभक्त सर्पी वलय कहेंगे या फिर उनको विभक्त वलय दिक् परिवर्तक कहेंगे। और यहाँ पे हमारे विभक्त वलय दिक् परिवर्तक क्या हो जाएंगे, C1 और C2 हो जाएंगे, जो कुंडली ABCD के साथ घूमते रहते हैं। इतना ही परिवर्तन होता है AC और DC में। केवल AC में गोल होते हैं, सर्पी वलय होते हैं, और यहाँ पे क्या किया जाता है, जब एक सर्पी वलय को बीच से 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमें 2 विभक्त वलय दिक् परिवर्तक प्राप्त होते हैं, जो आपकी संरचना इस प्रकार से होती है। चौथा जो पार्ट होता है, चौथे पार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्बन के ब्रश V1 V2 होते हैं, जो सर्पी वलय S1 और S2 को क्या करते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं, यानी उनको छूते रहते हैं। इसके बाद अपन थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर देख लेते हैं। ये अपना NS क्षेत्र चुंबक हो जाएगा, ये ABCD क्या हो जाएगी, कुंडली या आर्मेचर हो जाएगा। ये आपकी V1 और V2 क्या हो गए, कार्बन के ब्रश, और C1 C2 क्या हो गए, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक। क्या हो जाएंगे, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक। और सिद्धांत यदि हम देखें, जो सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत तो हमारा वही है, क्योंकि डायनेमो ही हम पढ़ रहे हैं। और जो डायनेमो होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया यानी सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। हमें देखना क्या है, अब जो मेन चीज़ यहाँ पे होती है, मेन चीज़ हमें इसमें इसकी क्रिया विधि देखनी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डीसी जनरेटर की कार्य विधि, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया विधि कहते हैं। कभी कभी कार्य विधि पढ़ने के लिए कई शब्द मिल सकता है आपको, या कार्य विधि नहीं भी लिखा हो तो आपको क्रिया विधि लिखा मिल जाएगा। माने समझ जाए कि कार्य हो रहा है, अब किस प्रकार से वो क्रिया कर रहा है, तो उसको हम क्रिया विधि भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये अपना डायग्राम बना हुआ है। जब कुंडली ABCD में, ये अपनी कुंडली हो गई, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब कुंडली ABCD को क्या किया जाता है, क्षेत्र चुंबक NS के ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। लटकाएंगे नहीं, पिछले जैसे घुमाएंगे। जब कुंडली को क्षेत्र चुंबक NS के मध्य क्या किया जाता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। सेम डेफिनेशन हो गई, पिछले में भी यही देख रहे थे, इसमें भी यही हम बता रहे हैं। तो जब क्या किया जाता है, कुंडली को
क्षेत्र चुंबक NS के मध्य क्या किया जाता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया। दक्षिणावर्त दिशा में माने ऐसी स्थिति, देखो ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है, ये दक्षिणावर्त दिशा को शो करता है। तो दक्षिणावर्त दिशा में क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है। तो फिर से हम कहेंगे कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है उसके मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इतनी भाषा अपनी कहाँ से आ गई, पुराने वाले यानी एसी डायनेमो से हो गई। ये तो सेम ही लिखना है भैया। इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो अपनी कुंडली है, इस कुंडली को हम क्षेत्र चुंबक NS के ध्रुवखंडों के मध्य दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे। जैसे ही हम घुमाते हैं तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है कुंडली से संबंध, उसमें तो होने लगता है चेंजिंग। जैसे ही चेंजिंग होती है तो यहाँ पर प्रेरित धारा कैसे होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम अर्धचक्र और द्वितीय अर्धचक्र को। तो सबसे पहले जो हमारी स्थिति बनने वाली है, ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, प्रथम माने पहली बार, अर्ध माने आधा और चक्र माने चक्कर। प्रथम अर्धचक्र माने पहली बार जो कुंडली होगी वो आधे चक्र में घूमेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम अर्धचक्र में होता क्या है, प्रेरित धारा की दिशा यदि हम देखें, प्रथम अर्धचक्र में कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ABCD होती, उसमें भी थी। जो धारा प्रेरित हुई है, प्रेरित धारा की दिशा प्रथम अर्धचक्र में कुंडली में क्या होती है, ABCD होती है। इतना समझ में आया, ABCD होती है। अतः बाह्य प्रतिरोध, यहाँ पे क्या लगा है, लोड प्रतिरोध लगा है। जहाँ पे लोड लिखा हुआ है वहाँ पे अपना क्या है, वही प्रतिरोध वाला संकेत है। उसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल R से शो करते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं, लोड प्रतिरोध कहते हैं या फिर बाह्य प्रतिरोध कह देते हैं। लोड प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे हमने डायग्राम में संकेत ना बना के उसको लिख दिया कि यहाँ पे लोड प्रतिरोध लगा हुआ है। तो प्रथम अर्धचक्र में यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी कुंडली थी, कुंडली में जो प्रेरित धारा थी उसकी दिशा क्या थी, ABCD थी। तो जो हमारा लोड प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध जिसे हम कह रहे हैं, इसमें यदि हम धारा की जो दिशा देखें, ये आपकी B2 से लेकर के B1 की ओर आती है। धारा ऐसी आएगी तो यहाँ तो ब्रश अपना कौन सा है, B2 है। B2 से होकर के गुजरेगी और ये लोड प्रतिरोध में आएगी तो लोड प्रतिरोध से होते हुए किसकी ओर चली जाएगी, B1 की ओर। माने प्रथम अर्धचक्र में यदि हम देखें तो कुंडली में धारा की दिशा ABCD होती है। तो जो बाह्य प्रतिरोध होता है, बाह्य प्रतिरोध में जो धारा का प्रवाह होता है, ये ब्रश B2 से लेकर के ब्रश B1 की ओर होता है। हो गया, कुंडली घूम गई। अब कुंडली घूमेगी तो ध्यान देना, अब कुंडली घूमेगी तो A और B पहुंच जाएगा C और D की जगह, और जो C2 है ये पहुंच जाएगा C1 की जगह, और जो C1 है ये पहुंच जाएगा C2 की जगह। बाकी का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द्वितीय अर्धचक्र में अब यहाँ पे क्या हो गया अपना D, यहाँ पे क्या हो गया C, यहाँ पे क्या हो गया B और यहाँ पे क्या हो गया A। द्वितीय अर्धचक्र में कुंडली में धारा की दिशा क्या होती है, DCBA होती है। समझ में आया, धारा ऐसे बह रही है तो धारा की दिशा क्या होती है, DCBA होती है। तो लोड प्रतिरोध में जो धारा होती है, लोड प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध में जो धारा का प्रवाह होता है, ये ब्रश B2 से लेकर के B1 की ओर होता है। दोनों स्थितियों में जो धारा बहेगी वो B2 से लेकर के B1 की ओर ही बहेगी, क्योंकि यहाँ पर विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया गया है। तो ये B2 अपनी जगह फिक्स है और B1 भी अपनी जगह ही फिक्स है, केवल घूम क्या रही है कुंडली और सर्पी वलय C1 C2। तो जैसे ये घूमेंगे तो ये भी चेंजिंग हो जाएंगे। अब B1 और B2 तो अपनी जगह है, अब क्योंकि धारा तो ऐसी ही बह रही है तो अपनी कुंडली हो गई DCBA हो गई। तो वो जो अपना लोड प्रतिरोध लगा है, इसमें जो धारा का जो प्रवाह होता है, ये ब्रश B2 से लेकर के कहाँ पर होता है, B1 की ओर होता है। इतना समझ में आ गया। फिर से हम देखेंगे तो भाषा हमारी पुरानी वाली फिर वही होती है कि जब कुंडली का तल चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत होता है
तो प्रेरित धारा जो होती है उसका मान कैसा होता है, शून्य होता है। और जब उसका तल बल रेखाओं का कैसा होता है, समानांतर होता है, तो प्रेरित धारा का मान कैसा हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्रेरित धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इसके बाद देखें प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, देखना शून्य से अधिकतम हुआ है, फिर से अधिकतम से शून्य तो नहीं हुआ है। तो प्रेरित धारा का मान जब लंबवत होती है तो शून्य होता है, और जब समानांतर होती है तो अधिकतम होता है। इससे स्पष्ट होता है, माने डायग्राम देखें, इससे शून्य से अधिकतम होता है, माने यही स्थिति चलेगी, नीचे नहीं जाएगा ग्राफ। यदि ये कहते हैं कि शून्य से अधिकतम से फिर शून्य हो जाता है तो फिर हम नीचे चले जाते हैं। माने अब जो हमारा जो ग्राफ बनने वाला है केवल ये बनना है, शून्य से अधिकतम, फिर शून्य से अधिकतम, फिर शून्य से अधिकतम, यही स्थिति चलती रहेगी। यानी इससे स्पष्ट ये हो जाएगा कि जो हमारा डायनेमो है, डायनेमो में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कौन सा हो जाएगा, दिष्ट धारा हो जाएगा। इस कारण इस डायनेमो को हम क्या कहते हैं, डीसी डायनेमो कहते हैं। कौन सा डायनेमो कहते हैं, डीसी डायनेमो। इस डीसी में यदि देखा जाए तो डीसी धारा का जो मान होता है ये नियत नहीं होता है। डीसी डायनेमो का में देखें तो जो धारा होती है, धारा का मान नियत नहीं होता है। यहाँ पे जब धारा रहेगी कैसी रहेगी, शून्य रहेगी, और जब धारा यहाँ पे पहुँच जाएगी अधिकतम हो जाएगी, और जब वो यहाँ पे रहेगी तो शून्य रहेगी। माने धारा का मान नियत नहीं होता है, शून्य से अधिकतम होकर के ये पुनः शून्य हो जाता है। उसकी भाषा एसी वाले में, एसी वाले में हम कह रहे थे कि शून्य से अधिकतम और अधिकतम से पुनः शून्य हो जाता है। बस ये पुनः शून्य नहीं जोड़ना है, पुनः शून्य जोड़ देंगे तो एसी में चले जाएंगे। केवल लास्ट में ये जोड़ना है कि जो आपका डीसी डायनेमो होता है, डीसी डायनेमो में जो धारा होती है ये नियत नहीं होती है, इसका मान शून्य से अधिकतम हो जाता है और फिर पुनः शून्य हो जाता है, और फिर पुनः जब शून्य होगा तो फिर से अधिकतम होगा, फिर से वो शून्य हो जाएगा। मान ये शिखर वाला जो मान अपन देख रहे थे I0 वाला, ये कंटिन्यू ये यहाँ पे क्रिया जो होती है, प्रोसेस ये चलती रहती है, और जो अपना जो डायनेमो होता है ये डीसी विद्युत धारा को देता रहता है। तो ये आपका हो जाएगा डीसी डायनेमो। समझ